नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हमने कहा था कि भागवत साहब 17 दिन के लिए विदेश में गए हैं, अमेरिका लैंड कर चुके हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने कई तरह के सवाल उठा दिए, लेकिन इन 17 दिनों में एक एक दिन वो कुछ ऐसा करके गए हैं कि मोदी साहब के लिए मुश्किल भरे दिन होने वाले हैं। और जब वो वापस आएंगे, इससे पहले वो चाहते हैं कि मोदी साहब कह दे कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, क्योंकि अब भागवत के एक बड़े करीबी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता ने सीधे सीधे कह दिया कि उन्होंने ऐसा काम सरकार को बचाने के लिए किया था। प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब जो हड़कंप है शिव जी, वो दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी तो सोचेगा कि मोदी जी चले गए तो मोदी जी के बाद जो आएंगे, क्या वो मोदी जी की तरह ट्रंप साहब को माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड कह पाएंगे? क्योंकि अब अमेरिका के हित भी जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर लेकर हम सामने आए हैं नरेंद्र मोदी की भूमिका पर। संघ परिवार के अंदर से इससे पहले किसी ने इतनी साफ तौर पर इशारा नहीं किया था शिव। राहुल गांधी कहते थे, अखिलेश यादव कहते थे, ममता बनर्जी कहती थी, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो, ये कहते थे, लगातार कहते थे, बार बार कहते थे। लेकिन संघ के बैकग्राउंड से आने वाला कोई व्यक्ति कभी नरेंद्र मोदी की तरफ ये बड़ा इशारा कर सकता है, वो आज से पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं फिर कह रहा हूं, हर गुजरता दिन अब मोदी को बेनकाब करता हुआ नजर आएगा। तो अब संघ से जुड़े एक बड़े नेता ने मोदी को बेनकाब कर दिया है। एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए। सवाल बहुत गहरे हैं। सवाल इसलिए बहुत गहरे उठ रहे हैं कि एक आदमी ने मोदी का जो करीबी है, जो मीडिया से भागता था, वो टीवी के चैनल दर चैनल घूमकर इंटरव्यू क्यों दे रहा था और किसके कहने पर दे रहा था। हम और आप जानते हैं शिव जी की मोदी साहब तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारी जितने बड़े होते चले जाते हैं, वो मीडिया से दूर भागते चले जाते हैं। ये हम और आप जानते हैं। वो मीडिया के सामने आते नहीं, कुछ कहना होता है तो सूत्रों के हवाले से कहते हैं। अगर उस तरह का एक व्यक्ति जो पॉजिटिव खबरों पर भी मीडिया के सामने नहीं आया, वो बार बार मीडिया के सामने आकर संघ के एक नेता को बेनकाब कर रहा हो, संघ से जुड़े एक प्रतिष्ठान संस्थान को बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा हो, लूटमार डकैती पता नहीं किस किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा हो, जाहिर सी बात है हमने उस दिन सवाल उठाया था कि भैया ये नंबर 1 के इशारे के बिना कैसे हो सकता है? आखिर संघ से जुड़े बड़े नेता पर नंबर 1 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे सवाल खड़ा कर सकता है? तो अब चंपत राय ने खड़ा कर दिया है, पूछ लिया है चंपत राय ने, सीधे सीधे मोदी की तरफ इशारा कर दिया है, सीधे सीधे बड़ा इशारा कर दिया है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप, किसकी सरकार बचाने के लिए किसने किया ऐसा काम, और लखनऊ से लेकर नागपुर तक हड़कंप कि मोदी जी के करीबी क्यों करते रहे ऐसा काम, और फिर दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हड़कंप, मोदी की विदाई। अमेरिका में बैठे मोहन भागवत क्या इस देश में अब चाहते हैं कि उनके लैंड करने से पहले मोदी साहब का काम जो है वो पूरा हो जाए, मोदी साहब राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का ऐलान कर दे। एक बड़ी खबर हम तथ्यों के साथ दर्शकों के सामने रखेंगे। हम तमाम चीजें एक एक करके दर्शकों के सामने रखेंगे शिव जी। अंतिम फैसला करने का अधिकार हम दर्शकों को देंगे। दर्शक बताए इस मामले में उनका क्या मानना है। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। दरअसल ये मामला अब धीरे धीरे बीजेपी के लिए ठीक उसी तरीके से हो जाता है जैसे पहले गांव में कपड़े धुलवाए जाते थे धोबियों के जरिए। तो वो भिगोते भिगोते ये कहने लगते थे, वजन बढ़ जाता था कपड़ों में पानी का। ऐसे ही ये धीरे धीरे बीजेपी के लिए पानी बढ़ता चला जा रहा है। रोज वो निकलना चाहती है। कभी आपने जलकुंभी के तालाब में गए हो, देखा हो, गांव में रहे हैं तो सब चीज देखने को मिली है। जलकुंभी में जितना पांव आगे बढ़ाओ उतना ही फंसते चले जाते हैं। आपने देखा कई बार गांव में जलकुंभी में फंसकर जानवरों की मौत हो जाती है। अब ये बीजेपी के लिए राम मंदिर का जो चढ़ावा प्रकरण है, ये जलकुंभी का तालाब बन गया है।
और 2027 के जब चुनाव आएंगे संतोष जी 5 राज्यों के, तो ये राम मंदिर का जिक्र नहीं करेंगे, ये विकास का जिक्र नहीं करेंगे, ये पढ़ाई पर जिक्र नहीं करेंगे। अब सिर्फ इनका एक जिक्र होगा, वो सिर्फ वंदे मातरम, लेकिन वो बेशर्मी से करेंगे। वंदे मातरम भी मामला अब तक खत्म हो चुका है। इस पूरी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ जो भूमिका निभा रहे हैं, वो बार बार गेंद को उछाल कर सीधा हिट विकेट कर देते हैं कि जाओ दिल्ली से पूछो, मेरा कोई लेना देना नहीं। दिल्ली वाले फिर कभी नृपेंद्र के जरिए, कभी भूपेंद्र के जरिए, कभी नरेंद्र के जरिए, कभी ध्यानेंद्र के जरिए, कभी परमानंद के जरिए, तो कभी परमहंस के जरिए बार बार यूपी की तरफ ठेल देते हैं। लेकिन कौन जिम्मेदार है? और जो अब चंपत राय कहना चाहते हैं, चंपत राय के शब्दों को अगर सच्चाई से और सत्यता से बयां किया जाए, तो चंपत राय ये कहना चाह रहे हैं कि भैया खाया तो सबने, हमारे हिस्से में तो चूरन चटनी आई है और तुम सब भाग रहे हो मुझे फंसा के। आओ मैदान में, तुमने भी खाया है। ये है उसकी हकीकत, और इस हकीकत से कोई बचेगा नहीं। यही हकीकत धर्मेंद्र प्रधान कहते नजर आ रहे हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का उस दिन जो स्वागत सम्मान हुआ नहीं था संसद में, वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि बीजेपी के किसी नेता का मनोबल डाउन ना हो और अमित शाह और मोदी के खिलाफ बगावत ना हो जाए। कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान की अगर इस्तीफा करा भी लिया तो विपक्ष ने क्या करा लिया, मोदी साथ उतनी इज्जत देते हैं। फिर उन्हें लगा कि संगठन में आ जाएंगे, तो आरएसएस ने मना कर दिया कि संगठन में कोई जगह ऐसे नहीं है जिसने सब कुछ गड़बड़ी की है। तो संगठन से भी, राजनीति बड़ा गंदी चीज है संतोष जी। इसमें जब आपके अंक गिरते हैं तो फिर जीरो पे आते हैं, बीच के अंक इसमें राजनीति में काउंट नहीं होते हैं। इसमें यह नहीं होता कि थर्ड डिवीजन पास हो जाओगे, इसमें या तो फर्स्ट पास हो गए या फिर विदाल्ट हो गए, बीच का कोई रेशियो नहीं है। आडवाणी अच्छे खासे पास हो रहे थे, जब गए तो जीरो पे खड़े हो गए, फिर बीच का कोई रास्ता नहीं मिला। यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, तो क्या आपको लग रहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी गड़बड़ाएगी वो बीच में रुक जाएगी? नहीं, ये दिमाग से निकाल दे सभी। और ये भाजपा के अंदर चलना शुरू हो गया है, आरएसएस ने दाना फेंकना इधर उधर शुरू कर दिया है। शिव जी, हमने, मुझे लगता है कि शायद 1 महीने पहले मैंने कहा था, लोग कह रहे थे कि नई टीम नई टीम, मैंने कहा मार्गदर्शक मंडल का भी ध्यान रखिएगा। 4 ही नेता उसमें हैं अभी तक, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, मुरली मनोहर जोशी है, लालकृष्ण आडवाणी। कल एक बड़े पत्रकार ने बाकायदा पोस्ट लिखा कि मार्गदर्शक मंडल की भी संख्या बढ़ सकती है, बढ़नी है, मार्गदर्शक मंडल की संख्या बढ़नी है। और मार्गदर्शक मंडल की, चूंकि मोदी साहब समझ गए भाई, जब से मार्गदर्शक मंडल बना है तब से लेकर आज तक मार्गदर्शक मंडल की बैठक मोदी जी ने नहीं बुलाई है। अब वो संविधान में, बीजेपी के संविधान में कुछ व्यवस्था करके जाएंगे कि 3 महीने 6 महीने पे कम से कम मार्गदर्शक मंडल की तो बैठक बुला ली जाए। दर्शकों को बता देता हूँ, भाजपा बड़े चिंतित है, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं बुलाई जा रही है, जो हर 3 महीने पे होनी चाहिए। तो कौन फैसले कर रहा है, या हम और आप तमाम लोग और भाजपाई भी पूछ रहे हैं। लेकिन दर्शकों को हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, बहुत सारी चीजें दर्शकों को सामने रख देनी चाहिए। जो चंपत राय ने जो सवाल उठाए, वो सवाल गहरे क्यों हैं, और वो सवाल सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर क्यों उठते हुए नजर आ रहे हैं, वो दर्शकों के सामने बहुत बताना, रखना बहुत जरूरी है शिव जी। तो मैं सीधे दर्शकों के सामने रख देता हूं। चंपत बोले, चुनाव के चलते चढ़ावा चोरी की एफआईआर नहीं कराई, ये भास्कर की हेडलाइन है। यानी योगी को बचाने के लिए उन्होंने क्या एफआईआर नहीं करवाई? वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उनको लगा कि एफआईआर करवाएंगे तो यूपी पुलिस के हाथ में मामला चला जाएगा, जांच समय पर पूरी होगी नहीं, तो विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या वो योगी को बहलाने, टहलाने और फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुजूर आला, मैंने तो आपकी सरकार बचाने के लिए एफआईआर नहीं करवाई थी, अपने में मैं निपट रहा था, पुलिस वालों को लेकर पहुंच गया था मैं राजा महाराजा की तरह, बरामदगी की, पैसे की बरामदगी की, समझाता रहा मैं उनको बिल्कुल सतयुग की तरह। ये तमाम चीजें वो कहते हुए एक तरह से चंपा एक बड़ा इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जो उन्होंने सवाल पूछा है शिव जी, वो सवाल हमने उसी दिन उठाया था जब नृपेंद्र मिश्रा कह रहे थे कि राम मंदिर में जो कांड हुआ वो डकैती है। अरे जो जिसका पूरा प्रबंधन आप लोग मिलकर चला रहे हो, प्रधानमंत्री ने सदन में घोषणा की, गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके ट्रस्ट का मेंबर बनाया, नृपेंद्र मिश्रा उन पर सवाल उठा रहे हैं कि डकैती है। अब चंपत राय पूछ रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने जो 14 इंटरव्यू ताबड़तोड़ दिए देश के टीवी चैनलों को, वो किसके इशारे पर दिए, असली भेदिया कौन है?
और अपनी डायरी में उन्होंने कई तरह के खुलासे कर दिए चौंकाने वाले। लेकिन अब तो जो इसका उनका तो उनका सीधा इशारा मोदी की तरफ हो गया, क्योंकि बिना मोदी की परमिशन, बिना पीएमओ की परमिशन तो टीवी पे गए नहीं थे। तो ये कहना बिल्कुल क्या बिल्कुल। चाहते हैं? और चंपत राय जो आरोप लगा रहे हैं उसके परमिशन के भी दो एंगल हैं शिव जी। वो दूसरा जो है विस्तार से जरा ये देख लीजिए, ये साफ साफ ये पूरा विस्तार से खबर है कि राम मंदिर के पूर्व महासचिव चंपत राय की डायरी की चौंकाने वाली बातें सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में उन्होंने लिखा है कि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के तुरंत बाद एफआईआर इसलिए नहीं कराई क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जांच में मामला लंबा खिंच सकता है और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा चंपत राय ने डायरी में कि उन्होंने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में चढ़ावा चोरी को डकैती करार दिया, इससे समाज में गलत संदेश गया, इसलिए एक संत ने मुझसे बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्रा को खलनायक तक कह दिया था। खलनायक नृपेंद्र मिश्रा को कह रहे थे या नृपेंद्र मिश्रा के बॉस को कह रहे थे? ये भी एक बड़ा सवाल है शिव जी, आगे चर्चा करेंगे इस पे। आगे चंपत राय ने अपनी डायरी में सवाल उठाए हैं कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति ने 4 दिनों में 14 चैनलों से बातचीत क्यों और किसके इशारे पर की? अब इशारा तो प्रधानमंत्री के अलावा तो कोई और कर नहीं सकता था भाई, किसी और का इशारा वो थोड़ी मानेंगे। उन्होंने पिछले 6 साल में मंदिर निर्माण समिति की बैठकों के दौरान व्यवस्थाओं या हिसाब किताब पर कभी चर्चा नहीं की, तो अब इन पर बोलने का उनको क्या अधिकार है? चंपत राय ने लिखा कि अखिलेश यादव तक ये बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई? असली भेदिया कौन है? मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका पता लगाना चाहिए। चंपत राय की डायरी की ये खुलासे, ये अपने आप में कई तरह की बातें कह रहे हैं शिव जी, और आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है। चंपत राय कौन है ये जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोगों को लगा कि काला धन वापस लाने के लिए तुरंत कहेंगे स्विस बैंक को कि खबरदार तमाम काले धन वालों की लिस्ट दो हमें, नहीं तो हम चढ़ाई कर देंगे, हम हमला कर देंगे, हम राजनीतिक कूटनीतिक और पता नहीं कौन कौन से संबंध हम सब तोड़ के रख देंगे। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि लाला रामदेव ने कहा था 40 रुपए लीटर डीजल और 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। लोगों को लग रहा था मोदी जी पहली कलम उठाएंगे और लिख देंगे आज से इस देश के लोगों को 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। नहीं किया मोदी जी ने। फिर उससे पहले अखबार में खबरें छपाते थे कि मैं सत्ता में आ गया तो चीनी 12 रुपए 13 रुपए, मैं सत्ता में आ गया तो महंगाई खत्म हो जाएगी, मैं सत्ता में आ गया तो अपराध खत्म हो जाएगा। एक चीज उन्होंने और कही थी कि मैं सत्ता में आऊंगा तो इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि भैया पहला कलम उठाएंगे, उसमें लिखेंगे इनकम टैक्स खत्म होता है आज से। अब वो लाल से लिखे, काले से लिखे, हरे से लिखे, पीले से लिखे, नीले से लिखे, हर रंग का अपना एक अलग महत्व होता है ब्यूरोक्रेसी में, सरकार के कामकाज में। कलम तो उठाई उन्होंने, लेकिन किस लिए उठाई पता है शक्ति? नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में वो अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरपर्सन रह चुके थे, तो वो कानूनी रूप से वो दोबारा से सर्विस में नहीं आ सकते थे, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते थे। तो उस पहला कलम जो नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री उठाया, अध्यादेश लाने के लिए कानून बदल के नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने अपना अधिकारी बनाया। और नृपेंद्र मिश्रा से लगाव देखिए, वहां से हटे तो नेहरू म्यूजियम, नेहरू संग्रहालय का मामला दे दिया, वहां से मन भर गया तो राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरपर्सन बना दिया। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी नृपेंद्र मिश्रा की काबिलियत देखिए, मोदी जी के साथ संबंधों की इंतहा बेपनाह संबंध। ये इस तरह की कहानी किससे सुनिए कि उन्होंने एक दिन भी बेचारे नृपेंद्र मिश्रा को बैठने नहीं दिया। जिस तरह से वो रात दिन 24 घंटे काम करते रहे, एक के बाद नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी देते रहे। और ऐसा व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा, जो चंपत राय ने कहा ना कि सारी चीजों में तो शामिल थे, बैठकों में आते थे, क्यों नहीं उन्होंने इस सवाल को उठाया? लेकिन पहली बार जब उनसे पूछा गया ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड आने के बाद, तो उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो निर्माण से जुड़ा हूं। लेकिन जब उसके बाद वो वापस आए तो उन्होंने कह दिया ये डकैती है। और उसके बाद एक एक चैनल में घूम घूम कर ये जो 14 चैनल का आंकड़ा बता रहे कि इंटरव्यू देते रहे। अब सवाल यही नहीं है कि चंपत राय ने किसके इशारे पर ये किया, इंटरव्यू दिया। सवाल ये भी है कि न्यूज चैनलों में किसके कहने पर इतनी हिम्मत आई कि वो राम मंदिर को लेकर इस तरह के इंटरव्यू को चलाते नजर आ रहे थे। टीवी चैनलों की हिम्मत भी तो कहीं से आई होगी, किसी ने तो पंप किया होगा। ये सवाल चंपत राय आने वाले दिनों में जरूर उठाएंगे। लेकिन जब चंपत राय ये कह रहे हैं और जब चंपत राय ये पूछ रहे हैं किसके इशारे पर हुआ, तो वो इशारा नरेंद्र मोदी के अलावा और किसका हो सकता है? चंपत राय बच्चे तो है नहीं सिर्फ। अब नितिन गडकरी साहब, कल मैंने लिखा सोशल मीडिया पे, या तो नितिन गडकरी खुद बच्चे हैं
या नितिन गडकरी हम सबको बच्चा समझते हैं। आप बयान दे दोगे कुछ ना कुछ ऊट पटांग और फिर कहोगे मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। हे भगवान, इतना तो मत डरो, इतना तो मत डरो। नितिन गडकरी का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि जब मैं आया देश की राजनीति में दिल्ली में, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं बड़ा समझता था हकीकत में वो कितने छोटे थे, और जिन लोगों को मैं छोटा समझता था वो सच में कितने बुरे थे। कल मैं लिखना चाह रहा था, बाद में मैंने नहीं लिखा शिव जी। अपने 20 साल के पत्रकारिता कैरियर में बहुत सारे नेताओं ने मुझे निराश किया, लेकिन जिन 2 नेताओं ने मुझे निराश किया ना, उसमें से एक नितिन गडकरी। जब वो आए थे तो मुझे लग रहा था वीर मराठा बिल्कुल चीर देंगे, फाड़ देंगे, इस देश के काम-काज करने की संस्कृति को बदल के रख देंगे, ईमानदारी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन सुभाष चंद्रा की वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव के प्रमुख सचिव ने एक व्यक्ति की बर्थडे पार्टी में ये कहा कि मुख्यमंत्री तो बच्चा है, मुख्यमंत्री का सचिव कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो बच्चा है, और उसके बाद अखिलेश ने उनको हटाया, फिर लिया, यादव परिवार टूट गया। और ऑफ द रिकॉर्ड में नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे दोस्त है सुभाष चंद्रा और मैं उनके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। अब दोस्ती और ईमानदारी में अगर कोई व्यक्ति दोस्ती को चुन रहा हो, धीरे धीरे मेरी नजर में वो छोटे होते चले गए। और अब जब वो डर के पीछे हट जाते हैं, उनको पता नहीं था कि जब वो कहेंगे कि नई पीढ़ी जिम्मेदारी संभाले तो उसका एक ही मतलब निकाला जाएगा। कोई हुलुलुलु में मंगल ग्रह में शुक्र ग्रह में तो बोल नहीं रहे थे वो। लेकिन इसके बाद वो पीछे हट गए। दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया, उनके बारे में फिर बात करूंगा। तो ये तमाम लोग सब जानते हैं, लेकिन चंपत राय अब जो कह चुके हैं कि मैं ये कालिख लेकर नहीं जाऊंगा, और जिस तरह से उनकी डायरी के खुलासे ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सबके चेहरे पे ये कालिख मल के जाएंगे सर। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं पता नहीं, इस चोरी का हिस्सा किस किस के पास पहुंचा, किस किस के पास नहीं पहुंचा नहीं पता। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के बड़े बड़े महल बन गए, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है। लेकिन चंपत राय की ये डायरी ये बताती है कि ये कालिक या तो वो सबके चेहरे पर मल के जाएंगे, या मोदी साहब जिम्मेदारी लेके अपनी कुर्सी छोड़ दे, तब जाकर शायद ये मामला थमेगा। क्योंकि आगे और भी बहुत सारी बातें हैं शिव जी। चंपत राय की जो डायरी है वो ये बता रही है कि 7 जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के अगले दिन मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार अयोध्या पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, और चंपत राय कह रहे हैं कि मैंने और पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी उन्हें दी। नृपेंद्र मिश्रा ने मुझसे पूछा कि पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। इस पर मैंने कहा कि अगर पुलिस को मामला सौंप दिया जाता तो पूछताछ और कार्रवाई के लिए सभी अधिकार पुलिस के पास चले जाते, उसका परिणाम क्या होता ये कहना मुश्किल है। उसके बाद बैठक के बाद चंपत राय ये कह रहे हैं कि मैंने कई संतों से फोन पर बात कर उनको इस बारे में जानकारी दी। उन तमाम संतों को सामने आकर बोलना चाहिए कि चंपत राय की बात सच है कि नहीं। उन्हें चढ़ावा चोरी के बारे में जानकारी दी, संतों को अयोध्या भी बुलाया, मंदिर परिसर के शेषावतार मंदिर में उनके साथ बैठक की। उन्होंने खबरों को निराधार बताते हुए संतों से उन पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। संतों ने उनकी बात स्वीकार की। हालांकि बैठक में कौन कौन से संत शामिल हुए थे इसका जिक्र नहीं है। चंपत राय ने लिखा कि मामला सामने आने के बाद 3 दिनों तक 11-11 घंटे बैठकर चढ़ावा चोरी का काफी हिस्सा मैंने वापस प्राप्त किया। आगे वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं भैया जी जोशी से मिलने लखनऊ पहुंचा। वो पूरा डिटेल क्या बता रहे हैं कि डायरी के अनुसार 9 जून को मेरी यानी चंपत राय की तबीयत खराब थी। इसके बावजूद मैं 10 घंटे मंदिर परिसर के पीएफसी भवन में बैठा रहा। 10 जून को मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसी रात गोपाल राव को भैया जी जोशी का फोन आया। मुझे यानी चंपत राय को, अनिल और गोपाल को 11 जून की शाम तक लखनऊ पहुंचने के लिए कहा गया। गोपाल राव ने मेरी तबीयत खराब होने की बात कही। इस पर मैंने कहा कि मैं भी लखनऊ जाऊंगा ताकि मामले से जुड़ी सभी बातें सही रूप से सामने आ सके। हम तीनों लखनऊ गए, भैया जी जोशी से मुलाकात की, और एक सवाल वो उठा रहे हैं कि चंपत राय ने आगे लिखा कि नृपेंद्र मिश्रा को 6 जुलाई की ट्रस्ट की बैठक के लिए अयोध्या आना था। सब कुछ तय हो चुका था, हवाई जहाज का टिकट बुक हो चुका था, उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए ड्राइवर राधे श्याम की ड्यूटी भी लगा दी गई थी। लेकिन 4 जुलाई को अचानक नृपेंद्र मिश्रा ने खबर भेजा कि उनकी यात्रा रद्द हो गई है, वह बैठक में नहीं पहुंचे। आखिर नृपेंद्र मिश्रा अंतिम समय पर बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, और नृपेंद्र मिश्रा के बयानों में बदलाव क्यों आया, ये भी अब चंपत राय ने सवाल उठाया कि नृपेंद्र मिश्रा शुरुआत में उन्होंने कहा कि उनका दायित्व, जो मैंने अभी कहा, शुरुआत में नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि भैया उनका दायित्व तो मंदिर निर्माण तक सीमित है, ये पहला बयान था। लेकिन बाद में वो चढ़ावा चोरी पर बोलने लगे, ये कहने लगे कि ये डकैती है और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन 23 जून के बाद अचानक नृपेंद्र मिश्रा के बयान आने बंद हो गए। ये सीधा इशारा शिव जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में भागीदारी के ऊपर है। अगर मैं गलत हूं
तो हमारे दर्शक कमेंट करके बताए कि चंपत राय कह रहे कि नृपेंद्र मिश्रा ने किसके इशारे पर किया। अब नृपेंद्र मिश्रा क्या नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के इशारे पर ये कर सकते हैं? हमारे दर्शकों का क्या मानना है इस पर तो मैं कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं। जी शिव जी। चलिए, अब दर्शकों के कमेंट की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो, जो मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन ना अभी तक दूध की व्यवस्था हुई है और ना पानी की व्यवस्था हुई है। दूध और पानी दोनों मिले हुए चल रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव है, इसलिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरा का पूरा तनाव है। और ये तनाव किस किस को मेंटल डिस्टर्ब किए हुए है, ये सोचने की बात है। महिलाओं को आज फ्री यात्रा की सौगात मिल गई। रक्षाबंधन पर 3 दिन बसें फ्री रहेंगी, लेकिन क्या 50,000 खाते में जाएंगे, या फिर बाद में बिहार की तरह कर्मचारी वेतन को भी तरसेंगे? ये सवाल भी जनता के समक्ष जाना चाहिए। जेपीएनआईसी बिक चुका है या रेंटेड हो गया, ये अलग बात है, लेकिन हम सबसे ये जरूर कहेंगे कि जो संस्थान बचे हैं उनके बारे में जिक्र करना छोड़ दीजिए, नहीं ये सब बेच देंगे। योगी आदित्यनाथ ने सोचा कि जब दिल्ली वाले बेच रहे हैं तो मैं पीछे क्यों। कल ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि हम पूरे देश को चीनी उपलब्ध करा देंगे। चीनी के रेट आज गिर गए। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, एक हीरो बनाने का जो खेल चल रहा है, 2 हीरो इस समय बनाए जा रहे हैं। पता नहीं कौन से हीरो की किस्मत चमकेगी इसमें, एक देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। बाजी किसके हाथ लगेगी, या एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री बनेगा, यह भी हो सकता है। तो जब बीजेपी बदली युवा आए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी युवा आ सकते हैं, लेकिन इस बार पर्ची नहीं खुलेगी, इस बार पर्चा खुलेगा और चर्चा होगी सबके सामने। तो चलिए, इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आप हमें जरूर बताइए कि ये जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या डकैती पड़ी है या चोरी हुई है? हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। शिव जी, एक लाइन सिर्फ कहूंगा, आपने रक्षाबंधन और फ्री में बस का जिक्र किया। गाजियाबाद में यूपी की बसें चलती कहाँ है? नोएडा में अभी शुरू किया है, कितनी बसें चलती है मुझे पता नहीं है। आनंद विहार बस स्टेशन पे राखी से एक दिन पहले कोई भी चला जाए और देख ले कि आनंद विहार और कौशाम्बी के बस अड्डे से जो यूपी के अलग अलग जिलों में बसें जाती है, उन बसों की क्या हालत है। मैं बार बार ये कहता हूं, दिल्ली में भी बसों की क्या हालत है। मैं बार बार ये कहता हूं, भगवान के लिए हमारे देश की बहनों को, माताओं को 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए का ये फ्री टिकट का लॉलीपॉप देना बंद कर दो। बस इतना बता दो हुजूर आला, गाजियाबाद में सरकारी बसें क्यों नहीं है? नोएडा के रूटों पे सरकारी बसें कब से पूरी तरह से चलाना शुरू करोगे? उत्तर प्रदेश में जो खटारा रोडवेज की जो सरकारी बसें चलती है, उसको बंद करके असली बसें, ढंग की बसें चलाना कब शुरू करोगे? और बस कितने हैं और यात्री कितने हैं? और सबसे बड़ी बात है, राखी से एक दिन पहले जो आनंद विहार और कौशाम्बी का जो दृश्य देखता है, मैं तो अब कोई भी जाके, मैं कहूंगा आप कुछ नहीं करना है, आनंद विहार का जो फुट ओवर ब्रिज है उस पे जाके खड़े हो जाइए और फिर बसों की हालत देखिए। और फोटो खींच के भेजिएगा मत, फोटो खींच के भेजेंगे तो हो सकता है कि एफआईआर कर दे कहीं ना कहीं से किसी जिले में, लेकिन उसको देख लीजिएगा और ये फ्री के टिकट के लॉलीपॉप का असली खेल आप समझ जाइएगा। और इस चर्चा में इतना ही, बाकी जनता जनार्दन है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।